गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। आज के टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक्स क्रेडिट का क्रिएशन कैसे करते हैं। और लेकिन इससे पहले कि हम क्रेडिट क्रिएशन डिस्कस करें, हम बैंक्स के स्ट्रक्चर, असेट और लायबिलिटीज का, जो उसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई बैंक का जो अकाउंट है, जिसे बैलेंस शीट बोलते हैं बैंक की, अगर एक बार वो समझ में आ गया तो फिर आगे ये बड़ा आसान होगा ये समझना कि बैंक्स क्रेडिट का क्रिएशन कैसे करते हैं। तो आइए पहले एक नज़र डालते हैं कि बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो कैसी होती है। अगर आप बैंक की बैलेंस शीट देखें या किसी भी कंपनी की जनरली बैलेंस शीट होती है, उसके दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। एक तो कंपोनेंट होता है असेट का और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो लायबिलिटीज का। असेट्स को हिंदी में हम बोलते हैं परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां और लायबिलिटीज का मतलब होता है हिंदी में देनदारियां, देनदारी, परिसंपत्ति और देनदारी। असेट्स का मतलब होता है कि जो असेट्स जो कंपनी के पास हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, या तो उसका नगद के रूप में हैं या कंपनी को ये परिसंपत्तियां बैंक को ये असेट्स रिसीव होंगी। तो इस तरीके से जो उस पर जो आना है या जो अभी उसके पास नगद में है या जो आगे भविष्य में उसे जो रिसीव होगा, उसे हम बैंक्स की असेट मान के चलते हैं। जैसे कि हम असेट्स में नज़र डालें तो बैंक्स के जो पास कैश है वो बैंक्स की असेट में शामिल होता है, जो नगद है वो बैंक की अपने आप में परिसंपत्ति है, असेट है। और प्लस किसी भी कॉमर्शियल बैंक के, आरबीआई के पास भी कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, बैलेंस होते हैं जो कि किस बैंक के हैं। इन डिपॉजिट्स को बैंक आरबीआई से कभी भी विड्रॉ कर सकती है, तो बैलेंस विद आरबीआई भी बैंक की असेट्स में शामिल की जाती हैं। बैंक्स दूसरी बैंक्स के पास भी अपने कुछ बैलेंस रखते हैं, तो ऐसे बैलेंसेस को भी, जो बैलेंस है जो अदर बैंक्स हैं दूसरी बैंक्स के पास, उसके जो बैलेंस हैं, जमा हैं, उनको भी हम बैंक की असेट्स पर संपत्तियों में शामिल करते हैं। या बैंक्स बहुत सी जगह इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, बैंक इस पैसे को कभी भी वापस ले सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट करके बेचकर अपना पैसा वापस ले सकती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी परिसंपत्तियों और असेट्स में शामिल किया जाता है। एडवांसेस या लोन्स, या बैंक जो लोन देती हैं कंपनीज को, ट्रेडर्स को, इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, क्योंकि लोन बैंक ने दिए हैं और ये बैंक कोई लोन ब्याज समेत भविष्य में वापस आने वाले हैं, तो ये भी बैंक्स की असेट्स में सब पर शामिल किए जाते हैं, या कहिए कि ये भी बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल हैं। तीसरा जो है फिक्स्ड एंड अदर असेट्स, जैसे बैंक की अपनी बिल्डिंग्स हैं, उसके अपने प्लॉट्स हैं, या कुछ अपनी बैंक जो कॉमर्शियल ऑफिसेज हैं, वो भी बैंक्स की असेट और परिसंपत्तियों में शामिल हैं। तो इस तरीके से अगर आप ब्रॉडली देखें तो ये सब चीज़ें मिलके बैंक की असेट्स का क्रिएशन करती हैं। लेकिन जैसे कि बैंक्स के पास असेट होती हैं, ऐसे ही बैंक्स की कुछ देनदारियां भी होती हैं। देनदारियों में क्या होता है, जो कैपिटल अमाउंट है, जो शेयर होल्डर्स ने उसमें जो इन्वेस्ट की है, वो उसकी बैंक की देनदारी है, क्योंकि वो कैपिटल अमाउंट उससे जब भी वो विड्रॉ करेंगे उन्हें बैंक को वापस करनी पड़ेगी। जो कैपिटल है, जो पूंजी है बैंक की, ठीक है, वो उसकी लायबिलिटी और देनदारी में शामिल है। दूसरे उसका जो रिजर्व्स हैं और जो सरप्लसेज हैं, जो पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, जो पैसा उसका सरप्लसेज है, वो भी बैंक की देनदारी है, क्योंकि बैंक का अपना पैसा नहीं है, ये पैसा बैंक ने किसी के पास जमा किया है, उस जमा में से बैंक्स ने कुछ रिजर्व्स अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए बैंक की देनदारियों में शामिल है। तीसरा जो डिपॉजिट्स, जो आम जनता, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन बैंक्स के पास जो अपना पैसा जमा करते हैं, क्योंकि वो बैंक को भविष्य में चल के वापस करना होता है, जब भी वो विड्रॉ करने आएंगे तो बैंक्स को ये पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा, इसलिए डिपॉजिट्स भी बैंक्स की देनदारी या लायबिलिटीज में शामिल किए जाते हैं। या बैंक्स ने कहीं से उधार लिया, जैसे बैंक कई बार दूसरी बैंक से उधार लेती है, बैंक्स आरबीआई से उधार लेती हैं, तो क्योंकि उधारी है ये, तो ये उसे वापस करना है, ये ऋण है जो कि वापस करना है बैंक्स को, इसलिए बैंक्स की देनदारियों में शामिल किया जाता है। ऐसे ही अदर लायबिलिटीज भी बैंक्स की, या कुछ जो हमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं ऐसी देनदारियाँ, वो भी बैंक्स की लायबिलिटी है। तो इस तरीके से आप देखें तो बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो
उसके दो भाग होते हैं, एक असेट का भाग होता है, दूसरा लायबिलिटीज का भाग होता है। और बैलेंस में, क्यों बैलेंस शीट है तो इन दोनों साइड्स को हमेशा बराबर ही होना चाहिए। तो असेट्स हैं वो हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट को बैलेंस में रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है, तो असेट्स, सपोजिंग असेट्स की टोटल वैल्यू 1 लाख है तो लायबिलिटीज देनदारियां भी 1 लाख के बराबर होंगी, तभी बैलेंस शीट बैलेंस में रहेगी। अब इतना समझ में आने के बाद आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक्स क्रेडिट का क्रिएशन कैसे करती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि क्रेडिट क्रिएशन, ये जान लेना जरूरी है क्रेडिट का मतलब क्या होता है और इसके प्रोसेस में क्या होता है और जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी। क्रेडिट का मतलब होता है जब बैंक किसी को उधार देती है तो उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। तो जैसे कि हमने कहा जो क्रेडिट है उसके दो पार्ट हैं। क्रेडिट है तो साथ ही साथ उसमें एक डेट क्रिएट होता है। बैंक ने जो उधार दिया है वो बैंक की असेट है, क्योंकि पैसा बैंक को वापस मिलेगा। और जो डेट है तो क्रेडिट का जो प्रोसेस है उसकी वजह से दो चीज एक साथ क्रिएट होती हैं, एक तो क्रेडिट अकाउंट और दूसरी तरफ एक डेबिट अकाउंट और डेट अकाउंट भी क्रिएट होता है। तो इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हैं। तो क्रेडिट का मतलब होता है किसी को उधार देना। किसी को उधार देना, आपने किसी को क्रेडिट पे दिया है, ये आपको वापस मिलेगा। ऐसे ही जब बैंक्स क्रेडिट देती हैं किसी को, तो इसका मतलब बैंक किसी को उधार दे रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ट्रेडर्स हो, हाउस होल्ड्स हों। तो बैंक किसी को उधार दे रही हैं तो बैंक को ये पैसा वापस आएगा। लेकिन जो बैंक जो क्रेडिट दे रही हैं, बैंक कहाँ से दे रही हैं क्रेडिट? बैंक्स के पास अपना जो डिपॉजिट्स आए हैं उसके आधार पर, जो आम जनता ने बैंक्स के पास पैसा जमा किया है उसके ही आधार पर बैंक ये क्रेडिट का क्रिएशन करेंगे। अब होता क्या है असल में कि जब भी कोई व्यक्ति बैंक के पास जाकर अपना पैसा जमा करता है तो उसका अपना एक अकाउंट होता है, तो उसके अकाउंट में पैसा जमा होता है, उसे हम कहते हैं डिपॉजिट्स विद द बैंक। और जमा, बैंक के पास जो जमा है। अब बैंक्स को कुछ एक इसमें से रिजर्व्स अपने पास रखती है जिसे हम रिजर्व रेशियो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, या तो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो हो सकता है। तमाम तरह के रिजर्व रेशियोज हो सकते हैं, रिजर्व्स बैंक अपने पास रखती है। रिजर्व्स बैंक अपने पास क्यों रखती है? बहुत से रिजर्व्स तो कानून जो वैधानिक हैं इसलिए उस बैंक्स को अपने वो रिजर्व्स रखने पड़ते हैं अपनी जमा में से। कुछ अपनी बैंकिंग कार्य प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसे कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए बैंक को अपने पास रिजर्व रखने पड़ते हैं। आइए एक बार फिर से दोबारा जान लें डिटेल में इसका मतलब क्या है। जैसे कि बैंक्स को अपने अनुभव से पता है, जैसे कि बैंक के पास किसी ने 1000 रुपये जमा किए, तो बैंक को अपने अनुभव से पता है कि जिस व्यक्ति ने 1000 रुपये जमा किए हैं वो व्यक्ति पूरा का पूरा पैसा एक साथ विड्रॉ करने नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो पैसा विड्रॉ करने आ भी रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति है उसी टाइम पर पैसा डिपॉजिट करने भी आ रहा होगा। इसलिए बैंक्स अपने अनुभव के आधार पर ये जानती है कि जो डिपॉजिट हुआ है वो पूरा का पूरा एक साथ विड्रॉ नहीं होगा। इसलिए बैंक्स क्या करती है, इसमें से अपने एक रिजर्व रखती है अपने पास और बाकी के पैसे को उधार दे देती है। सपोज बैंक को अपने अनुभव से पता है कि मैक्सिमम इस डिपॉजिट का 20% पैसा ही विड्रॉ किया जा सकता है, तो बैंक इसमें से 20% जो 200 रुपये है अपने पास रखेगी रिजर्व के रूप में, और बाकी का जो पैसा है 800 रुपये किसी को लोन दे देगी। अब बैंक किसी को लोन कैसे देती है, यहाँ एक बड़ा अजम्पशन है क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में, हम ये मान के चल रहे हैं। अब लोन जो देती है बैंक किसी को कैश में नहीं देती है, नगद में नहीं देती है। जब भी बैंक किसी को लोन देगी तो बैंक क्या करती है, उसके नाम में एक अकाउंट खोल देती है। उसके नाम में जब अकाउंट खोलेगी तो पैसा उसके अकाउंट में डिपॉजिट करती है। तो इस तरीके से बैंक जब भी किसी को लोन देती है तो जिस व्यक्ति को लोन देती है उसके अकाउंट का एक डिपॉजिट क्रिएट करती है, उस अकाउंट में डिपॉजिट क्रिएट करती है। और हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए,
कि इकोनॉमी में जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो चेक के थ्रू हैं। वो चेक से ही ट्रांजैक्शन होंगे कि कि व्यक्ति चेक से पैसा जमा कर रहा है, चेक से ही पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो बैंक कैश में किसी को भी पैसा नहीं दे रही है। बैंक जो पैसा दे रही है वो चेक के थ्रू ही दे रही है। अब देखिए यहाँ आइए, मानिए कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही बैंक है और सपोज इस बैंक का नाम ए है, तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगल बैंक कैसे क्रेडिट का क्रिएशन कर सकती है, कैसे मुद्रा की सप्लाई को बढ़ा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मुद्रा की सप्लाई भी बढ़ाई जा सकती है। अब ये जानने की कोशिश करिए कि वो कैसे हो सकता है। देखिए वो होगा ऐसे कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में एक बैंक है। अब कोई इंडिविजुअल ए आया पहली राउंड में, पहला राउंड समझते हैं, उसने 1000 रुपये के डिपॉजिट बैंक के पास जमा किए। अब बैंक क्या करेगी, इस 1000 डिपॉजिट्स में से अगर रिजर्व रेशियो 20% है तो 200 रुपये अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेगी और किसी सपोज इंडिविजुअल बाई को 800 रुपये का लोन दे देगी। जब 800 रुपये का लोन देगी, ये इंडिविजुअल एक्स है, जब 800 रुपये का लोन देगी तो इसके नाम में एक अकाउंट खोलेगी और 800 रुपये उसके अकाउंट में जमा कर देगी। अब इंडिविजुअल बी के नाम पर 800 रुपये का डिपॉजिट क्रिएट हो गया। अब ये इंडिविजुअल बी 800 रुपये को किसी को चेक के थ्रू देगा, ठीक है, किसी को चेक के थ्रू देगा और वो आदमी इसको 800 रुपये को फिर बैंक में आके जमा करेगा, ठीक है। तो अब दोबारा से 800 रुपये का अकाउंट जनरेट हुआ, डिपॉजिट जनरेट हुए। अब 800 रुपये के फिर से डिपॉजिट आए हैं तो बैंक फिर से इसका 20% अपने पास नगद रखेगी जो 160 रुपये होता, बाकी रुपए का लोन फिर किसी और व्यक्ति को या फर्म या कंपनी को दे देगी। अब ये व्यक्ति 640 रुपये का चेक लेके फिर बैंक में जमा करेगा राउंड 3 में। तो राउंड 3 में क्या हुआ, उसके नाम पर फिर एक डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा। अब बैंक फिर इस डिपॉजिट का 20% अपने पास रखेगी, 128 रुपीज, और इस 128 रुपीज को अपने पास रख के बाकी का जो 512 रुपीज हैं इसे किसी अगले व्यक्ति को उधार दे देगी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये जो कैश रिजर्व है और ये डिपॉजिट्स की अमाउंट घट के 0 न हो जाए। इस तरीके से देखिए पहले राउंड में 1000 रुपये का डिपॉजिट क्रिएट हुआ, क्रेडिट का क्रिएशन हुआ। दूसरे राउंड में 800 रुपये का डिपॉजिट क्रिएट हुआ, क्रेडिट का क्रिएशन हुआ, ठीक है। तीसरे राउंड में 640 रुपये का डिपॉजिट हुआ और ऐसे चलता रहेगा। चौथे राउंड में 512 रुपये का, और ये चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि होने वाला डिपॉजिट अमाउंट 0 न हो जाए। या कहें कि देखिए 1000 रुपये के आधार पर उसने 800 रुपये का लोन जनरेट किया, 200 रुपये के कैश रिजर्व, फिर 800 रुपये के आधार पर 640 रुपये का लोन जनरेट किया, 160 रुपये के रिजर्व, और 640 रुपये के आधार पर उसने 500 रुपये का लोन फिर से दिया और 128 रुपये के रिजर्व। अब देखिए जो कैश रिजर्व है धीरे धीरे करके 2 से 160 प्लस 128, क्यों बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये है तो कैश में जो उसका रिजर्व हो सकता है वो मैक्सिमम 1000 रुपये का ही हो सकता है। इस 1000 रुपये के आधार पर बैंक 4000 रुपये का लोन दे पा रही है और जो टोटल जो डिपॉजिट क्रिएट हुए, क्रेडिट का क्रिएशन हुआ इकोनॉमी में, वो 5000 रुपये का हुआ। इस तरीके से बैंक इस रिजर्व रेशियो के आधार पर एक सर्टेन रिजर्व अपने पास रखते हुए डिपॉजिट्स का यूज करते हुए क्रेडिट का क्रिएशन करती है। और ये क्रेडिट क्रिएशन जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। जो टोटल जो डिपॉजिट्स हैं उसमें से एक हिस्सा लोन के रूप में 4000 के बराबर है और एक हिस्सा कैश रिजर्व्स के रूप में जो वो 1000 के बराबर, जो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होगा, इतना ही वो क्रेडिट का क्रिएशन कर सकते हैं सिंगल बैंक के साथ है। इसी प्रोसेस को सपोज अर्थव्यवस्था में मल्टीपल बैंक्स हैं तो उसके लिए भी दोहराया जा सकता है। आइए देखते हैं वो कैसे होता है। मान के चलिए अर्थव्यवस्था में ए बी सी डी ई एफ तमाम बैंक्स हैं और कोई इंडिविजुअल मान के चले 1 है, वो पहली बार डिपॉजिट अपने बैंक ए के साथ करता है तो बैंक ए अपने अनुभव के आधार पर 20% का रिजर्व अपने पास रखेगी
और 20% के रिजर्व को अपने पास रखने के बाद 200 रुपये अपने पास रखेगी, 800 रुपये का लोन इंडिविजुअल 2 को दे देगी। अब मान के चलिए इंडिविजुअल 2 को किसी को पेमेंट करना है, तो इंडिविजुअल 2 इस पैसे को किसी और व्यक्ति, इस चेक को किसी और व्यक्ति को देगा। सपोज इस व्यक्ति का अपना अकाउंट बैंक बी के पास है, तो इस तीसरा व्यक्ति इस 800 रुपये को बैंक बी में डिपॉजिट करेगा। अब बैंक बी में 800 रुपये डिपॉजिट हो गए, तो ये बैंक बी क्या करेगी, इसमें से 20% अपने पास रख के, जो 160 रुपये के बराबर है, 640 रुपये किसी चौथे आदमी को उधार दे देगी। और चौथे आदमी को कहीं पेमेंट करना है, तो चौथा आदमी जिसको पेमेंट करेगा, सपोज 5th पर्सन है, उस 5th पर्सन इस 640 रुपये को बैंक में डिपॉजिट करेगा। सपोज उसका बैंक अकाउंट किसी और दूसरे बैंक सी में है, तो 640 रुपये के डिपॉजिट बैंक सी में क्रिएट होंगे। अब बैंक सी क्या करेगी, 20% जो 125 रुपये के बराबर 128 रुपये के बराबर है, अपने पास रखेगी और बाकी का 5 से 12 रुपये किसी छठवें आदमी को उधार दे देगी। छठवां आदमी फिर इस प्रक्रिया को दोहराएगा। 7वां आदमी फिर 5 से 12 रुपये यहाँ बैंक डी में जमा करेगा और बैंक डी इसका 20% अपने पास रखने के बाद बाकी का उधार दे देगी। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि डिपॉजिट्स घटकर जीरो न हो जाए। तो इस तरीके से जैसे पहले हुआ था, पहले सिंगल बैंक में हुआ था, मल्टीपल बैंक में हो रहा है। पहले राउंड में क्रेडिट का क्रिएशन कितना हुआ, डिमांड डिपॉजिट्स आए तो 1000 रुपये, फिर दूसरा डिपॉजिट क्रिएट हुआ 800 रुपये का, फिर तीसरा डिपॉजिट क्रिएट हुआ 640 रुपये का, फिर 5 से 12 रुपये का डिपॉजिट क्रिएट हुआ। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक जीरो न हो जाए। और आप इन सबको ऐड करो, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज निकल के आती है अगर आप देखें तो, और इस सबका आप टोटल निकालोगे तो ये आपका 5000 के बराबर आएगा। 5000 के बराबर आएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कोई कह सकता है सर 1000 रुपये के डिपॉजिट करने पर इससे 5000 के बराबर ही क्यों आएगा, ये 10,000 के बराबर क्यों नहीं आ सकता। तो इसके पीछे ये जान लेना जरूरी है कि इस इनिशियल डिपॉजिट के आधार पर कितना टोटल क्रेडिट का क्रिएशन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिजर्व रेशियो क्या है। सपोज देखिए यहाँ ऊपर आए, यहाँ देखते हैं इस जगह। अब मान के चलिए कि इकोनॉमी में रिजर्व रेशियो 20% है, ठीक है, अभी हमने माना था, तो हमने देखा कि 5000 का जनरेट हुआ है। अगर अभी आप रिजर्व रेशियो को 10% कर दो, तो देखिए इस प्रोसेस क्या होगा, 1000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट, 100 रुपये के रिजर्व, 900 रुपये का लोन, फिर 900 रुपये का दूसरा डिपॉजिट, 90 रुपये के डिपॉजिट्स, 810 रुपये का लोन। तो इस तरीके से लोन की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। रिजर्व्स तो आपका 1000 के बराबर ही बनेगा, टोटल रिजर्व्स तो हमेशा 1000 के बराबर ही होगा क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट 1000 है। लेकिन जो 1000 के बेसिस पे जो लोन दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस लोन क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन का और रिजर्व रेशियो का एक संबंध होता है। ये संबंध क्या होता है, जो क्रेडिट जो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं टोटल इकोनॉमी में, वो बराबर होते हैं 1 प्लस रिजर्व रेशियो। सपोज अगर रिजर्व रेशियो आपका 0.2% है तो 5, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया आपका, इनिशियल जो डिपॉजिट है वो, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा आपका, जो इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाई 1/r। अगर r आपका सपोज 10% होता 0.1, तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, 0.1 का मतलब 10 हो गया, तो अब इसका 10 गुणा 1000, तो ये आपका 10,000 का क्रेडिट क्रिएशन होता है, जैसे भी 5000 का हुआ था। या यहाँ देखिए जो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, 1/r इंटू डिपॉजिट्स, इनिशियल जो डिपॉजिट है उसके बराबर। तो देखिए अगर सपोज इसे आप 25% कर दें, 1.25, इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 का है, तो टोटल कितने क्रेडिट का क्रिएशन होगा, इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो 4000 का टोटल क्रिएशन होगा ये जो। और इसे अभी 0.2 कर देंगे तो 5000 हो गया, और इससे अभी घटा के आप 0.1 कर देंगे तो 1/r की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ ये 10 गुना तो क्रेडिट का क्रिएशन करेगा। 1000 रुपये के आधार पर 10,000 रुपये इकोनॉमी में क्रिएट होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।